राम राम जी सभी भाई बहनों को। मैं हूं बाबा रामदास और आप देख रहे हैं बाबा की खरी खोटी। ये वीडियो मैं मनाली में बैठ के बना रहा हूं, हिमाचल प्रदेश। ये मनाली जो है ना, पुराने जमाने में एक छोटा सा गांव हुआ करता था। जिला इसका कुल्लू है। कुल्लू जो है मनाली से लगभग 40 किलोमीटर दूर है। अब तो फर्स्ट क्लास 2 लेन सड़क है, जो कि पिछली और इस बाढ़ में थोड़ी थोड़ी जगह जगह से थोड़ी थोड़ी टूट गई है। छोटे छोटे पैचेस जो नदी के किनारे हैं। नदी में अचानक बादल फटा, पिछले साल भी फटा, इस साल भी फटा, तो अचानक बहुत ज़्यादा पानी आ गया, इसलिए कुछ पैचेस टूट गए। वो ऐसे ही है बस। तो लगभग 40 मिनट लगते हैं मनाली से कुल्लू जाने में, सामान्य दिनों में, जब ट्रैफिक बहुत ज़्यादा ना हो। ट्रैफिक बहुत ज़्यादा तब होता है जब पीक सीजन चल रहा होता है, दैट इज मई एंड जून, जब टूरिज्म का जब सीजन चल रहा होता है। अच्छा जी, तो मैंने आपको बताया कि वीडियो मनाली में बैठ के बना रहा हूं, हिमाचल प्रदेश में। तो जी, हिमाचल की रिपोर्ट यह है कि सुक्खू साहब हैं, सुखविंदर सिंह सुक्खू, कांग्रेस के मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने कल परसों एक मीटिंग करी जी अपनी कैबिनेट की, और ये घोषणा की कि मंत्री जी लोग, मुख्यमंत्री और बाकी मंत्री जी लोग जो है 2 महीने तक सैलरी नहीं लेंगे, टीएडीए नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि भाई प्रदेश तो दिवालिया हो गया, बैंकरप्ट हो गया, पैसे नहीं है सैलरीज देने के लिए, इसलिए 2 महीने हम नहीं लेंगे। हमारे यहाँ पूर्वांचल में ना एक बच्चे, गांव के बच्चे खेल खेलते हैं। वो क्या करते हैं कि एक छोटी सी चूहिया होती है ना, मुष्टी बोलते हैं उसको, मुस्सी भी हरियाणा में मुस्सी बोल दे, हम लोग यूपी में मुष्टी बोलते हैं, छोटी चूहिया। तो चूहिया मार लेते हैं, फिर उसकी पूंछ में जो है धागा बांध के उसको ऐसे घुमाते रहेंगे, खेलते रहेंगे उससे। फिर खेल खेल में एक बोलेंगे कि चलो इस चूहिया तो मर गई अभी है, चलो इसको जिंदा करते हैं अब। तो जिंदा कैसे करते हैं? तो बोले ये थूक लगाते हैं, मुंह में थूक लगा के ना उसके मुंह पे लगाते हैं। ये बच्चे खेल खेलते हैं। तो बड़े बुजुर्ग एक बात कहते हैं, कह रहे भाई थूक लगाने से मुष्टि जिंदा नहीं होती। तो सुक्खू साहब ये कह रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश बैंकरप्ट हो गया जी, बर्बाद हो गया, हमारे पास पैसे नहीं है, तो चलो थूक, इकोनॉमी मर गई, स्टेट फाइनेंशियली बैंकरप्ट हो गया, तो चलो थूक लगा के जिंदा करते हैं। इसलिए 2 महीने अगर मंत्री जी सैलरी नहीं लेंगे। अच्छा, कितने मंत्री होंगे जी? वो पुराने जमाने में तो अगर 90 विधायक हैं विधानसभा में, तो 90 मंत्री बना देते थे लोग, ऐसा भी देखा गया है। तो फिर बाद में नियम बन गया कि भाई जितने विधायक हैं ना, टोटल जो विधानसभा की सीटें हैं, उसके 15% ही मिनिस्टर बन सकते हैं, इंक्लूडिंग द चीफ मिनिस्टर। तो 70 विधानसभा की सीट है ये, तो 70 का 15% कितना हुआ जी? लगभग 10 या 11, 10 साढ़े 10 होता है, 11 मान लो उसको। 11 मंत्री हैं, कितनी सैलरी ले लेते होंगे जी? मंत्रियों की सैलरी कोई बहुत ज्यादा नहीं होती, वही 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए महीना, पर्क्स वर्क्स मिला के 3 लाख रुपए महीना हो जाती होगी। 5 मान लेते हैं, 5 लाख रुपए महीना, तो 10 है मान लो, तो 50 लाख रुपए महीना। 2 महीने में 1 करोड़ रुपया महीना बचा लेंगे। तो मुष्टि के मुंह पे लगाने लायक थूक भी नहीं इकट्ठा होता 1 करोड़ में, एक स्टेट में। तो सुक्खू साहब थूक से मुष्टि जिला रहे हैं। अब
स्टेट की प्रॉब्लम क्या है पहले तो ये समझ लो। टोटल बजट है 58,444 करोड़ का। हिमाचल प्रदेश का जो टोटल बजट है ना, टोटल वो है 58,444 करोड़ का, जिसमें से 42,000 करोड़, 42,080 करोड़, एग्जैक्ट फिगर देखें तो 42,079 करोड़, 42,000 लगभग 80 करोड़ रुपया तो सिर्फ सैलरी, पेंशन और जो कर्जे ले रखे हैं सरकार ने, उन कर्जों का ब्याज देने में चुक जाते हैं। अब नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या? बस स्टेट के बाकी खर्चे भी तो हैं, वो कैसे पूरे होंगे? अच्छा, हिमाचल प्रदेश है, छोटा सा स्टेट है, जिसमें से 58 में से 42,000 तो सिर्फ सैलरी और पेंशन में निकल जाते हैं और ब्याज ब्यूज में। तो भाई इतना बड़ा आपने सरकार का जो बर्डन, सरकार, मोदी जी एक बात कहा करते हैं, लेस ऑफ गवर्नमेंट एंड मोर ऑफ गवर्नेंस। मतलब गवर्नमेंट का साइज छोटे से छोटा हो, मतलब कम से कम कर्मचारी हो, कम से कम स्टेट एक्सचेकर पे बोझ पड़े, और गवर्नेंस ज्यादा हो, काम ज्यादा हो, कर्मचारी कम हो। यहां पे सिर्फ कर्मचारी हैं, काम है ही नहीं। जैसे ये कमोबेश हमारे पूरे देश की समस्या है कि जहां पे एक कर्मचारी की जरूरत है वहां पे 10 कर्मचारी रखे हुए हैं। बहुत से ऐसे विभाग हैं जो कुछ काम ही नहीं करते, पिछले 70 साल से सैलरी ले रहे हैं। ऐसे हजारों विभाग आपको हर स्टेट में मिलेंगे जिसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, जिन्होंने आज तक पिछले 70 सालों में क्या काम किया, उनका क्या आउटपुट है, वो समाज के लिए क्या कर रहे हैं, राज्य के लिए क्या कर रहे हैं, उनका क्या योगदान है, इसका कोई किसी ने ऑडिट ही नहीं किया आज तक। हजारों कर्मचारी उस विभाग में हैं, सैलरी ले रहे हैं, बाकी काम कुछ नहीं। खैर, तो ऐसी सैलरीज, मतलब 58 में से 42 रुपए तो इसमें खर्च हो जाते हैं। ऊपर से जब ये चुनाव लड़ रहे थे तो मैं अभी आज प्रियंका जी का एक भाषण सुन रहा था। तो प्रियंका जी ने चुनाव जीतने के लिए जो वादे किए थे पब्लिक से, वो मैं आपको याद दिला दूं थोड़ा सा। पहले तो कहते अगर हमको वोट दो, अगर हम जीत के आए तो जो पहली कैबिनेट मीटिंग है उसमें 1 लाख नौकरी देंगे, 1 लाख नौकरी और प्रियंका जी देंगी हिमाचल में। पहले से जो 58 में से 42,000 करोड़ रुपए जो सैलरी और पेंशन में खर्च हो रहा है वो अभी कम है, 1 लाख लोगों को नौकरी और देंगे। तो भैया सरकारी कर्मचारी है, उन 1 लाख को अगर नौकरी पे रखोगे तो कम से कम 25-30 हजार, आज के ज़माने में तो स्टार्टिंग सैलरी इतनी होती है 25-30 हजार रुपये, जो सबसे ग्रुप डी की जो नौकरी होती है उसमें भी 30 हजार रुपये की सैलरी होती है। तो 1 लाख लोगों को 30 हजार रुपये महीना, मतलब कि 3.5 लाख रुपये सालाना, 1 लाख लोगों को कितने हजार करोड़ रुपए हो गए, हिसाब लगा लेना, मेरा थोड़ा कमजोर है। उस स्टेट में जो पहले से बैंकरप्ट है, जिसके पास जो पहले जो कर्मचारी रख रखे हैं उनको देने के लिए, उनको पेंशन और सैलरी देने के लिए पैसे नहीं है। मोदी जी से मांगते हैं पैसे, कहते 1 लाख और रखेंगे। ये प्रियंका जी ने वायदा किया और चुनाव जीत के आई। अब दो भाई 1 लाख नौकरी। इसके अलावा कहते हैं सभी कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम दे देंगे। 2004 के बाद जब से अटल जी के उसमें आए थे तो एनपीएस लागू हो गया था ना, न्यू पेंशन स्कीम, बोला उसको हम बंद कर देंगे। सारे कांग्रेस शासित प्रदेशों ने ओल्ड पेंशन स्कीम का वादा किया था। तो विशेषज्ञों ने बताया कि भैया 20,000 करोड़ का बजट है,
सभी पुराने कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम देने के लिए 20,000 करोड़ हर साल चाहिए, सिर्फ ओपीएस में, पेंशन में। टोटल तुम्हारा बजट ही 58,000 करोड़ है, 20,000 करोड़ तुम दे दोगे सिर्फ ओपीएस में। खैर सब और वादे सुन लो, 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे हर घर में, हर औरत को 1,500 रुपए देंगे, खटाखट 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 खटाखट। राहुल जी का एक तरह की एक झटके में गरीबी दूर कर देंगे, एक झटके में हिमाचल दिवालिया कर दिया, एक यूं ओ सुक्खू साहब आए, यूं हिमाचल दिवालिया हो गया। ये पोजीशन है साहब स्टेट की। स्टेट की इकोनॉमी है क्या? कुछ जब ये जो छोटे राज्य होते हैं ना, पर्वतीय राज्य, जो नए राज्य बनते हैं, इनको कुछ सालों के लिए सरकारें जो है कुछ स्पेशल बेनिफिट्स देती हैं, कुछ टैक्स रिबेट्स देती हैं कि जैसे अगर आपके यहाँ कोई इंडस्ट्री लगेगी 20 साल तक तो उसको टैक्सेस माफ़ हो जाएंगे। तो सारे देश से इंडस्ट्री उठ के ऐसे नए स्टेट्स में आ जाती है जहाँ पे ये टैक्स रिबेट मिली होती है। होता है अक्सर, हिमाचल के पास भी है, उत्तराखंड में भी है, उधर झारखंड में भी है, उधर छत्तीसगढ़ में भी है, उधर जे.एंड.के में भी है। इसलिए पंजाब की सारी इंडस्ट्री उठ के जो है हिमाचल के एरिया में, बद्दी है, परवाणु है, नालागढ़, उधर सारे इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप हुए, वहाँ चली गई। क्यों? टैक्स तो देना नहीं है। ऐसा होता क्या कि अब टैक्स तो माफ़ है, तो ऐसी इंडस्ट्री टैक्स नहीं देती, पर स्थानीय लोगों को रोजगार मिल जाता है, स्थानीय इकोनॉमी बिल्ड हो जाती है। तो ऐसे 3-4 इंडस्ट्रियल एरियाज हिमाचल में डेवलप हुए हैं पिछले 20 साल में। इसके अलावा स्टेट की इकोनॉमी क्या है? पहला है टूरिज्म। स्टेट की जो मेन इकोनॉमी है वो है टूरिज्म, और दूसरा है जी सेब और फलों की खेती। बाकी सब्जी तो ये नीचे से इंपोर्ट करते हैं। पंजाब से अगर सब्जी ना आए तो हिमाचल सब्जी के बगैर मर जाए। हिमाचल न अपने लायक सब्जी पैदा कर पाता है, न अपने लायक अनाज पैदा कर पाता है। ये गेहूं और चावल भी पंजाब से, हरियाणा से और दिल्ली इधर से, यूपी से इंपोर्ट करते हैं अपने खाने के लिए अनाज। मतलब मक्की तक नहीं आजकल उगा रहे अपनी। कृषि का इनकी ये हाल है, न सब्जी है इनके पास, न दूध है, न अनाज है। तो इनकी एग्रीकल्चर क्या है? इनकी एग्रीकल्चर है सिर्फ और सिर्फ फ्रूट की प्रोडक्शन। तो सब फ्रूट में मेनली जो है सेब, थोड़ा बहुत बब्बूगोशा हो जाता है, थोड़ा बहुत आजकल नए कुछ किसान हैं, उन्होंने कुछ चेरीज, कुछ इस टाइप के, आलू बुखारा जो है होता तो बहुत है। आलू बुखारा तो इतना होता है कि जिसकी हद नहीं है। पर आलू बुखारे के साथ एक समस्या है, आलू बुखारे की शेल्फ लाइफ नहीं होती, 2 दिन में सड़ जाता है। सेब को बेशक कच्चा तोड़ लो, 2 महीने तो वैसे ही घर में नहीं खराब होता। 15 दिन पहले मेरे इसी घर में, अभी कुछ एरिया तब ऊपर गए थे एक बार, तो वहां पे एक किसान ने हमको लाके 2-3 किलो सेब दिए थे। वो कच्चे थे, वो एज इट इज पड़े हुए हैं पिछले 15 दिनों से। तो सेब की शेल्फ लाइफ बहुत अच्छी है। आप उसको घरों में, यहाँ हिमाचल में लोग 2-2, 3-3 महीने स्टोर कर लेते हैं। कोल्ड स्टोरेज में तो साल भर टिक जाता है। आलू बुखारे को आप किसी भी तरीके से 2 दिन से ज़्यादा स्टोर नहीं कर सकते, सड़ जाता। इसलिए आलू बुखारा कोई अच्छी कैश क्रॉप नहीं है। पहले मैं और मेरी पत्नी तो जंजेली नाम का एक गांव है, वहाँ गए थे, तो वहाँ तो आलू बुखारा बिकता भी नहीं था। आलू बुखारे के पेड़ के नीचे आलू बुखारे गिर के सड़ जाते थे, और एक एक पेड़ में इतना आलू बुखारा लगता है कि साहब इतने बड़े बड़े, वो भी इतने मीठे, इतने टेस्टी, कि इतना आलू बुखारा लगता था कि डाल टूट जाती थी।
किसान है ना, हमारे जैसे टूरिस्ट को बुला बुला के अपने घरों में आलू बुखारा खिलाते हैं। ये बात है पर 5 साल पुरानी। अब तो इधर मैं मनाली में तो देखता हूं कि आलू बुखारा भी बाकायदा ठेकेदार आते हैं, वो तोड़ के ले जाते हैं। पर वो तुरंत की है, आज टूटा कल तक मंडी में पहुंच गया, बिक गया, खा लिया लोगों ने, तब तो ठीक है। अगर 2 दिन भी रुक गया तो सड़ जाएगा। तो सब कैश क्रॉप मेनली कौन सी है? थोड़ी सी बबूगोशा, नाशपाती और बाकी सेब। ये इकोनॉमी है इनकी। इसके अलावा टूरिज्म इकोनॉमी है, मेन जो इकोनॉमी है टूरिज्म। अब टूरिज्म का इनको एक बहुत बड़ा लाभ ये था कि एक तो ये दिल्ली के और हिमाचल के, दिल्ली जो है ना, हिमाचल की दूरी है आज भी 8 घंटे। पंजाब नजदीक है, पर पहले यहां की सड़कें अच्छी नहीं थी। इनके पास एक बहुत बड़ा मौका था, जब 20 साल तक इंसर्जेंसी थी अपना कश्मीर में, तो कश्मीर टूरिस्ट जाता नहीं था, तो उसका लाभ बहुत अच्छा मिला हिमाचल को। और हिमाचल के पास 20 साल थे कि वो चाहते तो अपना टूरिज्म का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर लेते, पर इन्होंने उस पर कुछ काम ही नहीं किया। वो तो बुलाओ एक सेंट्रल गवर्नमेंट का अटल जी के ज़माने में कि उन्होंने, आप ये समझ लीजिए कि कुल्लू से मनाली का सिर्फ एक रोड, सिंगल रोड था, उसको 2 लेन बनाया है। पिछले 75 सालों में इनकी ये डेवलपमेंट की पॉलिसी रही है कि 75 साल में ये कुल्लू से, जबकि मनाली, अगर हिमाचल के 2 मुख्य डेस्टिनेशन, टूरिस्ट डेस्टिनेशन अगर आप देखेंगे तो पहला शिमला, जो ट्रेडिशनल अंग्रेजों के ज़माने का बसा हुआ था, उसके बाद इन्होंने डेवलप किया मनाली, कुछ थोड़ा सा डलहौजी, दैट्स ऑल। उसके बाद फिर थोड़ा बहुत ये धर्मशाला में क्लाउडगंज वगैरह है। मेन जो 2 डेस्टिनेशन है वो मनाली एंड शिमला है। तो शिमला तो पहले ही ओवर क्राउडेड है। शिमला शहर तो वैसे ही अपने जनसंख्या के बोझ तले मर गया, ट्रैफिक के बोझ तले। बची कुची मनाली थी, वो इन्होंने मार दी, रोड्स बनाई नहीं। तो मनाली पुराने जमाने का गांव है, पतली पतली रोड्स हैं, उसमें अगर हजारों लोग अपनी गाड़ियां लेके आ जाएंगे, आजकल हर आदमी गाड़ी चाहता है, होटल तक गाड़ी चाहिए, ऐसी रोड्स नहीं है। इसके बाद मनाली आने वाला हर टूरिस्ट जो है रोहतांग घूमने जाता है, रोड ही नहीं है, कहां जाओगे? 14-14 घंटे के जाम। टैक्सी वाले टूरिस्ट को बेवकूफ बनाते हैं। भैया, अच्छा, एक तो हमारे टूरिस्ट को पता नहीं क्या बीमारी है, वो आता है, मैंने बर्फ मिलेगी, बर्फ देखनी है, बर्फ देखनी है। जो नीचे वाले हैं ना, उनको बर्फ देखने का बड़ा शौक होता है, तो जो टैक्सी वाला है वो उनको बेवकूफ बनाता है, हाँ जी चलो रोहतांग में आपको बर्फ दिखाएंगे। तो मात्र 50 किलोमीटर दूर है मनाली से रोहतांग, 14,000 रुपए इनोवा का किराया पीक सीजन में। छोटी गाड़ी होती है ना, अल्टो वाल्टो, मारुति भरती, ये 8 से 10,000, तो 8,000 तो ये ले लेते हैं 50 किलोमीटर जाने का। तो फिर बोलेगा जी जल्दी चलेंगे, नहीं तो जाम लग जाता है, 4 बजे निकल लेंगे। अब 4 बजे कोई टूरिस्ट उठता है क्या? वो टूरिस्ट उठते उठते 6 बजा देगा, 7 बजा देगा, निकलते निकलते 8 बजा देगा। टैक्सी वाले को मालूम है आगे जाके क्या होना है, तो वो क्या करेगा, मनाली से शुरू करेगा, 25 से 30 किलोमीटर तक तो जाएगा, 20-25 किलोमीटर, उसके आगे बोलेगा जी थोड़ा जाम सा लग रहा है, वहां उसकी टैक्सी खड़ी हो जाएगी। अभी वो आपके होटल से 20 किलोमीटर आया है, अगर आपने ऊपर होटल ले रखा है तो मुश्किल से 10 किलोमीटर आया है, सोलंग नाला से थोड़ा सा ऊपर। भैया कब तक खुलेगा जाम? देखते हैं जी, देखते हैं। अब साहब सुबह 10 बजे से वो जाम में खड़ा है, आप आए हो टूरिज्म करने, 14,000 रुपये आपने इनोवा वाले को दे दिए, उसने पहले ही ले लिए थे, कल ही ले लिए थे जब बुक करी थी। 11 बज गए जी, 12 बज गए, 1 बज गए, 2 बज गए, 3 बज गए, 4 बज गए, वहीं जाम में खड़ा है टूरिस्ट। भैया कब चलेंगे? भैया सुसु तो करा दो, भैया बहुत जोर से सुसु आई है, भैया चाय तो पिलवा दो। अब भैया 3,000 गाड़ियों के जाम में फंसा हुआ है, भैया को अच्छी तरह मालूम है कि रोज जाम लगता है,
पर टूरिस्ट इतना जाहिल है, उस जाम में फंसा रहता है, भैया वापस ले लो, नहीं जाना हमने। तब ये हम सीन रोज देखते हैं मनाली में बैठ के। तो भैया ने 14,000 रुपये ले लिए, 10 किलोमीटर गाड़ी चलाई, वापस शाम को 6 बजे ऐसे घुमा फिरा के आपको वापस होटल में छोड़ दिया। ये है स्टोरी रोहतांग की बर्फ की। आज तक इस समस्या का कोई, और बर्फ मनाली के का सबसे बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन है रोहतांग। 75 साल में हिमाचल प्रदेश की सरकार इसका कोई हल नहीं ढूंढ पाई। हम बात कर रहे हैं ना कि प्रदेश की इकोनॉमी कैसे बढ़ेगी, तो फिर पिछले दिनों, पिछले साल की बात है, मुझे याद है गडकरी साहब आए थे। तो वो सरफेस ट्रांसपोर्ट उनका विभाग है ना, परिवहन मंत्री भी हैं गडकरी साहब, चलान चुलन होंगे कि नहीं होंगे ये वही तय करते हैं। तो उन्होंने आके, उन दोनों जयराम ठाकुर की सरकार थी, उसको बोला भैया तुम्हारे पास बिजली की कमी है नहीं, पर्यावरण क्लियरेंस मैं लाऊंगा, चिंता उसकी मत करना, तुम एक काम करो, पूरी मनाली में नहीं पूरे हिमाचल में एरियल रोपवे का जाल बिछा दो, हवा मिल जाएंगे लोग। जहां जहां तुमको ट्रैफिक जैम की समस्या आती है, जहां तुम रोड नहीं बना सकते हो, वहां पे रोपवे बना दो। मोदी जी ने बनारस में रोपवे बना रहे हैं। बनारस की भी यही समस्या है, बहुत पतली सड़कें हैं, क्योंकि बनारस धरती का सबसे एंशिएंट सिटी है ना, हजारों साल पुराना। तो वहाँ की गलियाँ, वहाँ की सड़कें बहुत छोटी छोटी हैं। पिछले 20 सालों में इंडिया में इतनी ज़्यादा कारें बिकी हैं कि उसी रोड पे चलेंगी। घर घर में हर व्यक्ति के पास कार है, अच्छे घरों में 1-4 कारें हैं। तो उन्होंने उसका हल क्या निकाला कि आप रोड नहीं बढ़ा सकते तो ऊपर ले जाओ, या तो दिल्ली में नीचे सुरंगें बनाई जा रही हैं, दिल्ली के नीचे रोड और मेट्रो चल रही है, इन्होंने कहा ऊपर ऊपर ले जाओ, चलो एरियल रोपवे बनाओ, जहां जाम लगता है वहां एरियल रोपवे बनाओ। हर शहर के लिए एरियल रोपवे सैंक्शन कर दिया, पर अब देखते हैं कब तक बनाते हैं। तो भैया टूरिज्म बढ़ाने के लिए टूरिस्ट आएगा तो वो बेवकूफ बन के ना जाए। पता लगा बारिश आई, बाढ़ में सड़क ही बह गई, आ जाओ कर लो टूरिज्म। एक और बहुत बड़ा नुकसान हुआ हिमाचल के टूरिज्म को, तो उत्तराखंड में 4 धाम सर्किट बन गया। उत्तराखंड में ऋषिकेश से लेके आपके कर्णप्रयाग तक रेल भी आ गई, अगले साल चालू हो जाएगी। आदमी रात को 10 बजे दिल्ली में बैठेगा, सुबह 6 बजे कर्णप्रयाग उतर जाएगा। फिर कर्णप्रयाग से आगे बद्रीनाथ, केदारनाथ, ये सब एकदम बगल में पड़ेंगे, मुश्किल से 100-150 किलोमीटर। और रोड जितनी शानदार बन चुकी है, 4 धाम जो प्रोजेक्ट है वो 2 साल के अंदर गडकरी ने बना के तैयार कर दिया। तो कहने का मतलब है दिल्ली वालों के लिए या नॉर्थ इंडिया के लिए 4 धाम घूमना बहुत सुविधाजनक हो गया है। हमने वो भी सीजन देखा है कि पूरी की पूरी मनाली खाली पड़ी थी। मनाली की मॉल रोड पे 600 रुपए का कमरा बिक रहा था अप्रैल मई में, इसी साल अप्रैल में, या ऑफ सीजन में जितने भी है, दिसंबर जनवरी फरवरी में 600 रुपए का कमरा। और ऋषिकेश में 6,000 का कमरा नहीं मिल रहा था, जस्ट ड्यू टू द प्रॉक्सिमिटी फ्रॉम दिल्ली। ऊपर से देहरादून वाला और हरिद्वार वाला एक्सप्रेसवे तैयार हो गया, इस नवंबर में तैयार हो जाएगा। 2 घंटे में लोग देहरादून और 2.5 घंटे में हरिद्वार पहुंच जाएंगे। तो भैया मनाली कौन आएगा 8 घंटे में? चंडीगढ़, कीरतपुर, मनाली 4 लेन तैयार होने के बाद भी 8 घंटे लग रहे हैं। तो कहां 8 घंटे, कहां 2 घंटे? यह भी तो एक बात है ना। इसलिए मनाली के, हिमाचल के टूरिज्म को बहुत बड़ा झटका तो ये लगा। उसके बाद आ जाओ, कश्मीर में शांति हो गई। तो 2 साल पहले की बात है, मनाली का सीजन बहुत बुरी तरह पिट गया। मैं यहीं था, इतनी बुरी तरह पिट गया कि मई और जून में भी मॉल रोड पे कमरे 600 रुपए, 800 रुपए मिल रहे थे। एक बार रात को 11 बजे हमारे साथ कुछ पहलवान थे, हम रात को गए थे आइसक्रीम खाने। तो रात को 11 बजे बेचारे होटल वाले हाथ दे के रोक रहे थे। हमने पूछा लोड ऐसे रेट पूछ लेते हैं, तो 600 रुपए में मॉल रोड पे कमरा। अदरवाइज मई जून में 6,000 में भी नहीं मिलता मॉल रोड पे कमरा 2 साल पहले। तो हमने पूछा ऐसा क्या कारण है? बोला जी कश्मीर खुल गया, सारा टूरिस्ट कश्मीर जा रहा है।
मनाली खाली पड़ी। तो सारा टूरिज्म कश्मीर शिफ्ट हो गया, बाकी उत्तराखंड शिफ्ट हो गया, मनाली पिट गई। मनाली में शिमला तो पहले ही पिटा हुआ था, मनाली भी पिट गई। डलहौजी है ही बहुत छोटा सा, मैक्लोडगंज धर्मशाला से टूरिस्ट प्लेस ही नहीं है, मैक्लोडगंज है ही बहुत छोटा था। तो टूरिज्म की इकोनॉमी बैठ गई। ये दूरदर्शी सरकारें जब नहीं होती तो अपने प्रदेश का ऐसा ही बेड़ा गर्क करती। हिमाचल इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल। बाकी बाढ़ ने, और ये जो बादल फट गया, ये फट गया, अभी 1 महीने पहले मलाना वाला डैम बह गया, पार्वती नदी में बाढ़ आ गई, इस प्रकार की खबरों ने टूरिस्ट को डरा दिया। वैसे टूरिस्ट डरता बहुत है। इस वक्त अगर आप मनाली आओ ना, एकदम खाली पड़ी है, शानदार मौसम है, 1000 रुपए में शानदार कमरा मिल रहा है, बढ़िया वाला, चाहे जहां घूमो, कोई ट्रैफिक नहीं है, मस्त घूम सकते हो। अब कोई नहीं आएगा, सबको अपनी ऐसी तैसी मई जून में करानी है। खैर सब कुल मिला के साहब ये हालत है इकोनॉमी की। यस, एग्रीकल्चर में जो स्पेशली जो हॉर्टिकल्चर इज डूइंग वेरी वेल। इस बार मेरे को अभी कल मेरे मित्र मिले थे, वो बता रहे थे कि आज से 20 दिन पहले सेब का होलसेल रेट, जो अर्ली क्रॉप जिन लोगों ने प्लकिंग की, 150 रुपए किलो का रेट मिला है होलसेल में। तो जो सेब मनाली में 150 रुपए का बिका है, वो बेंगलोर में, दिल्ली में और मुंबई में क्या भाव बिका होगा अंदाजा लगा लो। 150 रुपए का तो यहाँ का रेट था। अर्ली क्रॉप थोड़ी सी, हमेशा हर चीज की अर्ली क्रॉप महंगी होती है, तो 150 रुपए का रेट। अभी भी मैंने पता लगाया था, लगभग 80 से 90 अच्छी क्वालिटी का सेब 80 से 90 रुपए किलो होलसेल रेट में मिल रहा है मनाली में। आज से 5-7 साल पहले ये 10, 20, 30 रुपए बिका करता था, 40 रुपए। ए ग्रेड सेब 40 रुपए, आजकल ए ग्रेड सेब 150 रुपए किलो बिक रहा है। जो बहुत सस्ता होता है ना, जब एकदम पूरी चारों तरफ प्लकिंग होती है, खूब क्रॉप आ रही होती है, तब भी 80-90 से नीचे नहीं जाता। एक जमाना था ये 20 रुपए किलो बिका करता था। तो सब ये है हालत हिमाचल की इकोनॉमी की। तो सुक्खू साहब ने एक बड़ा मजेदार बयान दिया है कि जी हम क्या करें, तो जयराम ठाकुर ने, बीजेपी गवर्नमेंट ने हमारे पे कर्जा, पहले ही कर्जा करके दिया था, ये तो पहले से ही कर्जाई प्रदेश था। अब जब पहले से ही कर्जाई प्रदेश था तो ये 1 लाख नौकरियां, 2500 खटाखट 1500, 300 यूनिट फ्री बिजली, ओल्ड पेंशन स्कीम के वादे क्यों किए थे? तुम्हें नहीं मालूम था तुम्हारे घर में कितने दाने हैं? वादे तुम दुनिया से कर रहे थे। तो सुक्खू साहब ने एक बहुत अच्छा बयान ये भी दिया है, कांग्रेसियों का एक वादा है, देश बेचने में, लूटने में बड़े एक्सपर्ट है, इनकी पूरी बुद्धि ही देश बेचने में लगती है। तो सुक्खू ने बयान पता है क्या दिया? हमारे पास बहुत जंगल है, हम चाहें तो पूरा जंगल बेच दें काट के, तो 1 महीने में कर्जा उतर जाएगा। मतलब पूरा जंगल काट के बेच देगा, अपनी हरकतें नहीं सुधारेगा। ये नहीं बोला हम फ्रीबीज नहीं बांटेंगे तो हमारी फिस्कल हालत सुधर जाएगी ना, बोला हम जंगल बेच देंगे पूरा, मतलब देश बेच के प्रदेश चलाएंगे सुक्खू साहब। फिलहाल की रिपोर्ट ये साहब, हिमाचल प्रदेश बैंकक्रप्ट, कर्जाई और बैंकरप्ट, सैलरी देने के लिए पैसे नहीं है, और बाकी सब चंगासी, खटाखट 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 प्रदेश बर्बाद कर दिया है राहुल गांधी के चमचों ने, और गरीबी को यूं मिटा देंगे 1 सेकंड में, खटाखट। और हिमाचल प्रदेश खटाखट 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 दिवालिया। थैंक यू वेरी मच। अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं।